चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो ये तो तय है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स जो आया होगा वो QE और फोर्स कांस्टेंट आएगा। तो एक्सीलरेशन विल बी F/m Q/m/e। एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है और बस इसी को आपको ये फील करिए, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये ऐसे लग रहा है मानो एक इफेक्टिव ग्रेविटी हो जो Q/m/e के बराबर हो। ऑब्वियसली अलग अलग चार्ज पे ग्रेविटी अलग अलग है इस हिसाब से। न्यूट्रल पॉइंट पे तो ग्रेविटी है ही नहीं, न्यूट्रल चार्ज पे पॉजिटिव पे E के पैरेलल है, नेगेटिव पे एंटी पैरेलल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि G इफेक्टिव वाला केस बन गया, मतलब ये हमारा प्रोजेक्टाइल वाला ही तो केस हो गया। अब इसमें हम जानते हैं कि अगर G इफेक्टिव इधर है तो किसी भी मोशन में केसेस क्या बनेंगे, या तो हमने रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट हो या तो हम उसको रेस्ट से छोड़ दें। अगर किसी चार्ज को आपने या मास को जो भी माने रेस्ट से छोड़ा तो सिंपल सी बात है, वो जैसे इसको ड्रॉप किया स्ट्रेट लाइन में ही तो जाएगा। तो मोशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी किसी भी समय क्या होगी, QE/mt। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी समय क्या होगा, हाफ AT², हाफ QE/mt²। तो ये तो सबसे आसान केस हो गया कि रेस्ट से रिलीज किया। अब मैं बात करता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर नॉन जीरो होती, अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है मतलब मुझे इसको वेलोसिटी देना है, तो केसेस क्या बनेंगे, या तो मैं नीचे की तरफ वेलोसिटी दे दी, नीचे की तरफ वेलोसिटी दी स्ट्रेट लाइन है, या मैं एग्जैक्टली इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दूं, अब भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू G इफेक्टिव या इलेक्ट्रिक फील्ड, फिलहाल G इफेक्टिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान सकते हैं। तो मोशन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और बात बिल्कुल सही भी है, अगर वेलोसिटी नीचे और G भी नीचे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू V इनिशियल प्लस GT और डिस्प्लेसमेंट UT प्लस हाफ AT²। यही इनिशियल स्पीड ही मिनिमम है। लेकिन अगर G नीचे है और V ऊपर है, एंटी पैरेलल होता, तो ये मोशन ऐसी होती, वेलोसिटी जीरो होती और होके वापस आता, मतलब एक इंस्टेंट ऐसा आता जब ये रेस्ट पे होता, तो मिनिमम वेलोसिटी का केस कहीं और आएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि इसमें ये अपनी डायरेक्शन बदलेगा, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रुकेगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक, और थर्ड केस इसी में, इसके अलावा है तो अगर वेलोसिटी ऐसी है और G ऐसा है किसी एंगल पे, या तो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है या एक्यूट एंगल हो सकता है, और ये तो बिल्कुल आसान है, आपने अगर ऐसे फेंका तो ऐसे जाएगा, पैराबोला बनेगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वो केस है जहां स्पीड मिनिमम होगी और V मिनिमम कितनी होगी, V cos थीटा, और ये पैराबोला का केस बनेगा। यहां पे मिनिमम कुछ नहीं होगी, ये सीधे भागेगा और स्पीड लगातार बढ़ेगी, तो यही स्पीड मिनिमम है, इनिशियल स्पीड। ठीक है, यहां पे बीच में मिनिमम का केस आएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर दिया हमने तो ये मोशन कैसी होगी, सिंपल सी बात है, पैराबोलिक। और शायद इसमें बहुत ही कंफर्टेबल होंगे कि इसमें ये कोऑर्डिनेट हाफ GT² होता है, ये VT होता है। तो ये हम पूरी चीजें पैराबोला की मदद से निकाल लेंगे, और ये एक तरीके से प्योर काइनेमेटिक्स है। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात कि G इफेक्टिव QE/m है। ठीक है, तो मैं एक सिमुलेशन दिखाता हूं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटी नहीं है। अब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को वहां से रिलीज किया, नेगेटिव चार्ज को यहां से रिलीज किया। इन चार्जेस के बीच में आपस में कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, मतलब मैंने चार्जेस के बीच में आपस में कोई फोर्स नहीं है, मान लो ये इतने दूर हैं कि उनका नेग्लिजिबल है, जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का है।
अब मैंने दोनों को रिलीज किया, तो जो ही रिलीज किया जरा मोशन देखिए, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है। इवन आप वेलोसिटी भी देख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी लीनियर है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात चल रही है यहां पे। तो मैं पॉजिटिव का ग्राफ देख रहा हूं, ठीक है, y कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ। तो रीलोड करते हैं और अब फिर से रन किया। अब मैं इसका ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ देखिए, y कोऑर्डिनेट का ग्राफ पैराबोलिक है। आसान सा था कि अगर रेस्ट से छोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल जा रहा है। दोनों के लिए ग्रेविटी है, लेकिन QE बाय m है, Q का साइन पलट गया तो ग्रेविटी का साइन पलट गया। चलो अब हम करते हैं, दोनों को परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेके देके छोड़ते हैं। तो दोनों को मैंने राइट वेलोसिटी देके छोड़ा, अब सिमुलेशन रन कर रहा हूं। और शायद ये प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज का डाउनवर्ड पैराबोला है, नेगेटिव चार्ज का अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, चलो अब हम तीसरा पार्ट, दोनों को कुछ एंगल के साथ वेलोसिटी देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन था, दोनों को मैंने इस तरह एंगल बना के वेलोसिटी दे दी, दोनों को एंगल। लेकिन जरा सोचिएगा, पॉजिटिव का ग्रेविटी नीचे है, वेलोसिटी इधर है, तो उसका तो ऐसा पैराबोला बनेगा। लेकिन नेगेटिव की ग्रेविटी ऊपर है और वेलोसिटी भी इधर है, उसका पैराबोला ऐसा बनेगा। चलो देखते हैं। तो ये सिमुलेशन रन किया और अब आप देखिए, जैसा हमारा उम्मीद थी, हमें उम्मीद थी कि मोशन होगी और लगभग वैसे ही मोशन हो रही है। तो जब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो ग्रेविटी वाले ही क्वेश्चन है। तो मैं सीधे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद आप देखिएगा मेरे सॉल्यूशन वैसे आप पे बन जाने चाहिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन 30 सेंटीमीटर का है। ग्रेविटी कहीं भी नहीं है तीनों क्वेश्चन में, स्पेस में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये मान लो। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट से कुछ खास लेना देना नहीं है, बस ये मान लीजिए दोनों फिक्स्ड प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। Q/m का रेशियो मैंने दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, मिनिमम v टू अवॉइड कोलिजन। तो इसको अगर वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा तो प्लेट से टकराएगा। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो टकराने के चांसेस कम होंगे, तो जस्ट कोलिजन अवॉइड करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्रेविटी से रिलेट करिएगा। ये क्वेश्चन में क्या है, एक थ्रेड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर फिक्स्ड है, ये यहां से एक थ्रेड बंधा हुआ है, धागा है, स्ट्रिंग है, इस पे एक चार्ज है जिसका Q और मास दे रखा है, वेलोसिटी v। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। थर्ड क्वेश्चन में अ चार्ज -2 कूलम, उसका मास भी दे रखा है 0.5 ग्राम, इंटर्स 0.5 किलोग्राम कर देता हूं सो दैट आपको कैलकुलेशन में दिक्कत कम आए। 0.5 किलोग्राम इंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 25 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, चार्ज की वेलोसिटी 5i कैप, ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज है। ओरिजिन पे इसको हमने भेजा इतनी वेलोसिटी से, तो इसकी स्पीड मिनिमम कितनी होगी और मिनिमम स्पीड कब आएगी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है और बस आप सिंपली समझिए ये ग्रेविटी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेक योर टाइम, जब हो जाए तो वापस आइए वीडियो पे। चलो पहला क्वेश्चन, पहले ये फील करने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए रूफ थी, ये फ्लोर था और एक बॉल को हमें वेलोसिटी v से फेंकना था कि ये फ्लोर पे ना टकराए। ग्रेविटी अगर नीचे है तो कम से कम कितनी स्पीड हो कि फ्लोर पे ना टकराए, तो ये यहां से निकल जाए। यही क्वेश्चन तो हो गया। बस हमें g की वैल्यू सोचनी है कितनी है, तो g की वैल्यू होगी तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स QE, g की वैल्यू QE/m। अच्छी बात है, Q/m ही गिवन है 0.02 इंटू 20, तो ये आ गया 0.4। तो यहां g की वैल्यू आ गई 0.4। अब ये डिस्टेंस कितना कवर अप करना है, ये वाला 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर।
तो इसमें हम कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि वेलोसिटी, तो अब हमें इस डेटा की जरूरत नहीं पड़ी। वेलोसिटी इस तरफ है, ग्रेविटी ऐसी है, तो इसकी मोशन पैराबोलिक होगी, और पैराबोलिक होगी तो ये वाला डिस्टेंस सीधे vt और ये वाला डिस्टेंस सीधे हाफ a t स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू 0.4, हाफ 0.4 जी टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन t की वैल्यू एक यहां से भी निकल सकती थी, क्योंकि vt लेंथ ही 3 मीटर है, तो vt इक्वल टू 3, t की वैल्यू 1, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हुई, तो ये 1 सेकेंड इसको क्रॉस करने में लगेगा और 1 सेकेंड में इतना ही डिप करेगा। लेकिन अगर 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम लग गया तो ये ज्यादा डिप कर जाएगा और टकरा जाएगा। इसीलिए हमें वेलोसिटी कम से कम 3 चाहिए या उससे बड़ी, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि यहां पे अगर ग्रेविटी है और ये स्ट्रिंग है, तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए। तो उम्मीद है याद होगा √5gl, उस पॉइंट पे टेंशन की दिक्कत है। तो यहां आंसर भी यही आएगा, बस अंतर क्या हुआ कि ग्रेविटी इधर है और यहां से किया तो यहां √5gl चाहिए। इसी फिगर को हमने रोटेट कर दिया है एक तरीके से 90 डिग्री। ग्रेविटी इधर है और ग्रेविटी का बॉटम मोस्ट पॉइंट है एक तरीके से। कंफ्यूज मत हो जाना कि आप ऐसे करो कि यहां √5gl चाहिए होती है और यहां पे √3gl चाहिए होती है, तो आप सोचो कि हम तो यहां हैं तो √3gl चाहिए। ये कब का था, जब ग्रेविटी नीचे है, और अगर ग्रेविटी इधर है तो यही तो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यही तो स्पीड मैक्सिमम होगी √5gl। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधे आ गया ये वेलोसिटी √5gl। 5 g की वैल्यू कुछ और नहीं, सिंपली QE/m है, लेंथ दे रखी है, तो 5 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 5 टाइम्स Q की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30। मास कितना है इसका 10 मिलीग्राम, 10 × 10⁻⁶, 10 मिलीग्राम, मिली का 10⁻�3, ग्राम का 10⁻�3। लेंथ कितनी है 0.2, ठीक है। तो 10⁻⁴ और एक 0.2 10⁻⁵, 10⁻⁵ कट गया, 5 × 30 × 2, ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। 300 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 g इफेक्टिव L, ठीक है। g इफेक्टिव के कैलकुलेशन में 10⁻⁴ और एक पॉइंट इस पे दिया 10⁻⁵, इन सब से काट दिया, ये आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा वेक्टर सोचना है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। हमने इसको कहां से, q की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम। तो एक्चुअली QEm इन सब का असर ग्रेविटी में ही तो आना है, तो QE/m ये ग्रेविटी है, Q की वैल्यू कितनी है -0.2, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 20, मास की वैल्यू 0.5, ठीक है। तो ये कितना बना 20 × 0.2, 4/0.5, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस नेगेटिव का क्या मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव का मीनिंग सिर्फ ये है, ये था अलोंग 3i + 4j, और ये नेगेटिव इसमें जाएगा तो g इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग -3i -4j पैरेलल टू दिस। लेकिन ये गलती मत कर देना कि 8 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है। अगर आपको वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर यहां लिखना पड़ेगा, और इसका मॉड कितना है 5।
तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वेक्टर बनेगा। तो 24/5 4.8 आई कैप, 32 6.4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये समझिए अब हमारा ये जी वेक्टर मिल गया। तो यहां मुझे ये समझाना था क्यू नेगेटिव का रोल क्या है। इसका रोल कतई ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके अंदर छुपा हुआ है और ये डायरेक्शन है, लेकिन चूंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होती है तो वी विल हैव टू मेक यूनिट वेक्टर। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर ई के एंटी पैरेलल है। तो ग्रेविटी आ गई हमारी ये। और अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं कि ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हैं। अब जरा देखिए कि चार्ज को हमने वेलोसिटी दे रखी है इस तरफ, कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जी इफेक्टिव, जी के दो डायरेक्शन है, एक 4.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है, एक 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है। एक तरीके से जी इफेक्टिव इधर है, ठीक है। अब पुराने डेटा का कोई रोल नहीं, मिटा देता हूं। तो अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया कि एक्सीलरेशन कुछ इस तरफ है, वेलोसिटी इधर है, क्या होगा। मींस एक्सीलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, ऐसे है। अब क्या होगा, तो हम इसी को क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, एक एक्सीलरेशन के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन को मत तोड़िए, वेलोसिटी को तोड़िए। वेलोसिटी को क्यों? क्योंकि जब जी नीचे था, वेलोसिटी इधर थी, तो ये पैराबोलिक मानते समय हमने किसको तोड़ा था? वेलोसिटी को ही तो तोड़ा था। तभी तो हम कह पाए थे कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो जी के परपेंडिकुलर है वो सेम रहेगा। तो आप जी के कंपोनेंट नहीं तोड़ने थे, एक्चुअली हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ने थे। समझ गए? लेकिन ये एंगल उतना बुरा भी नहीं जितना बुरा लग रहा है। क्यों? 4.8 और 6.4, 3/4, ये 37 डिग्री लिखा है। 16 का 3 गुना, 1.6 का 3 गुना, 1.6 का 4 गुना, 37 डिग्री है। लेकिन हमें जी को नहीं तोड़ना है, तो जी का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। ये 8 ज्यों का त्यों लिखा रही। और अब आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए। अब इसको रिजॉल्व करते तो ये डायरेक्शन कितनी आती? तो ये 37 डिग्री बनता। 37 समझ में शायद ना आया हो, वो मैं समझा देता हूं। जी इफेक्टिव इधर है, वेलोसिटी इधर है, ये 37 डिग्री है। वेलोसिटी को इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, तो ये भी 37 होगा, ये 37, 53, 37। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए, ये 5 था, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? 4। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? 3। अब फील करिए कि ये जो मोशन है ये इस तरह का पैराबोला है, ये इस तरह का पैराबोला है। इसको आप ग्राउंड सोचिए और ग्राउंड के परपेंडिकुलर ग्रेविटी है। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो एक कंपोनेंट 3 है, एक कंपोनेंट 4 है। तो मिनिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी, क्योंकि जब ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? 4। तो ये आंसर आया मिनिमम वेलोसिटी का। लेकिन हमें टाइम भी चाहिए, तो टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में? ये कंपोनेंट हमने खत्म किया है, तो v sin थीटा बाय जी। तो टाइम लगा 3 मीटर पर सेकेंड को खत्म किया किसने? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ने। तो 3/8 सेकेंड। और मिनिमम वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और ये पूरा डिस्कशन समझिए, जब भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, जब भी एक्सीलरेशन वेक्टर का मॉड कांस्टेंट, सॉरी एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट हो, ये मोशन स्टडी करने के लिए हम हमेशा ये देखेंगे क्या वेलोसिटी 0 है? अगर वेलोसिटी 0 है तो ड्रॉप करने का केस है, स्ट्रेट लाइन है। क्या वेलोसिटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है? तो भी स्ट्रेट लाइन है। और इसके अलावा हर केस में पैराबोला है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म फोर्स के केस में या तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कब बन रहा है? जब या तो वेलोसिटी 0 हो
या वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। इन सभी को मैं एक साथ कंबाइन कर सकता हूं, v क्रॉस a 0 हो। सोचो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो या तो वो वेक्टर ही 0 हो या पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, और अदरवाइज इसके अलावा अगर ये केस नहीं हुआ तो पैराबोला है। तो पैराबोला कब बन रहा है? जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो हुआ मतलब वेलोसिटी जीरो भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है, तो पक्का पैराबोला होगा। और पैराबोला निकाल कैसे रहे हैं? ध्यान दीजिए, रिजॉल्व वेलोसिटी नॉट एक्सीलरेशन। वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू एक्सीलरेशन। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन विल रिमेन अनचेंज्ड, ओनली द कंपोनेंट विच इज अलोंग एक्सीलरेशन विल बी चेंजिंग। और इसके बाद तो हम कर ही लेते हैं। इवन ये भी निकाल सकते थे कि ये यहां कब पहुंचेगा। जैसे हमसे पूछा होता ये कोऑर्डिनेट क्या होते, तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा देना, इसमें आधी रेंज का फॉर्मूला लगा देना, ये कोऑर्डिनेट मिल गए, ये मिल गए, ठीक है। इवन हम इसकी पोजीशन वेक्टर तो बहुत ही आसान था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम हमेशा इनिशियल पोजीशन प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हमेशा सही है बशर्ते एक्सीलरेशन वेक्टर कांस्टेंट हो। तो आर वेक्टर हम किसी भी समय लिखते तो इनिशियल कितना था? 0, ओरिजिन पे था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5i कैप टी प्लस एक्सीलरेशन कितना है वेक्टर फॉर्म में? -4.8i कैप -6.4 j कैप इंटू टी स्क्वायर। वेलोसिटी किसी भी समय पे लिखते तो v इनिशियल प्लस at। v इनिशियल कितनी है? 5i कैप टी। एक्सीलरेशन कितना है? -4.8 i कैप -6.4 j कैप इंटू टी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप ये लिख पा रहे हैं, जैसे हमने ये वेलोसिटी लिख ली फॉर्मूला लगा के, तो किसी भी समय वेलोसिटी लिख सकते थे हम 5t -4.8 i कैप -6.4 t j कैप। तो मॉड कितना है? 5t -4.8 का होल स्क्वायर प्लस 6.4t का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी 5i कैप है, t इस पे नहीं है, सॉरी 5i कैप और ये, तो ये लिखा। अब हम इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करें, तो इसका मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करते तो इसका डेरिवेटिव 0 करते, 5 -4.8t इंटू 4.8 डेरिवेटिव किया प्लस 6.4t का ट्वाइस इंटू 6.4 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों आपस में बराबर कर दिए, 2 से 2 कट गया, तो 5 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 4.8 का होल स्क्वायर प्लस 6.4 का होल स्क्वायर इंटू टी। और ये 64 इंटू टी लिखा है, सॉरी कितना 8 इंटू टी लिखा है, 8 स्क्वायर इंटू टी। और ये बना 5 इंटू 4.8 24। तो टी की वैल्यू आई 3/8, यही आई थी। लेकिन ये हमने क्या किया, मैक्सिमम मिनिमा से संघर्ष करके आंसर निकाला, जबकि हमें सीधे समझ में आ रहा था कि ये हम नॉर्मल पैराबोला जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं उसमें तोड़ के निकाल सकते थे। अदरवाइज स्पीड निकाली, ये निकाला, ठीक। ये जो हमने चार्ज के डिफ्लेक्शन का केस देखा है कि हम चार्ज भेज रहे थे और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर रहा था। किसी भी टाइम में ये कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, ये VT। और अगर ये थीटा हमें निकालना होता तो ये तो वेलोसिटी v रहेगी, ये GT हो जाएगी, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, ये वेलोसिटी v रहेगी, y डायरेक्शन में एक GT आ जाएगी, तो थीटा ये वाला निकाल लेते हैं। तो tan थीटा कितना आ गया, GT/v। तो थीटा आ गया tan इनवर्स GT/v। और थीटा को ही मैं डिफ्लेक्शन मान लूं।
एक चार्ज पार्टिकल जो सीधे जा रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे डिफ्लेक्ट कर गया, और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मुझे एंगल चाहिए। एंगल कौन सा? जो इसके वेलोसिटी वेक्टर का एंगल है। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी ज्यों की त्यों रही v, इसको v नॉट लिख देता हूं, लेकिन एक वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास आ गई gt, तो ये डिविएट कर गया कितना? थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिप कर गया, वो थीटा इतना है। तो ये डिफ्लेक्शन कितना है वो g पे डिपेंड कर रहा है, और ये डिफ्लेक्शन थीटा को मैं tan इनवर्स g की वैल्यू लिख दूं QE/mv0t। तो ये डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है इंक जेट प्रिंटर में। देखिएगा नाम इंक की जेट। एक्चुअली यहां जो चार्ज पार्टिकल हैं, यहां इसको समझिए कि ये चार्ज्ड इंक है, ये चार्ज्ड इंक है, वो इंक जिसको हमने चार्ज कर रखा है, ठीक है। अब वो चार्ज्ड इंक एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रही है, सामने आपका पेपर है, पेपर पे उस इंक को कहां हिट करना है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बदलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इसका डिफ्लेक्शन होगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होते तो ऊपर डिफ्लेक्ट करते, या ऊपर डिफ्लेक्ट करना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी पलट सकता हूं। अब अगर क्वेश्चन ये आया कि मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ, अंडरस्टूड है, मैं अभी भी यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, ये भी यूनिफॉर्म ये भी यूनिफॉर्म। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों ऐड कर सकता हूं? नॉन वैलिड, नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशन अलग अलग हैं। ये न्यूटन पर किलोग्राम है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, तो ये तो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन QE और mg ये तो कंप्लीटली वैलिड है। इसका मतलब मैं इसी को QE/m प्लस g, ये भी वैलिड है, और क्यों ना मैं इसी को g फैक्टर नाम दे दूं, क्यों? ये वेक्टर भी कांस्टेंट, ये वेक्टर भी कांस्टेंट, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो g इफेक्टिव एक कांस्टेंट वेक्टर है। और g इफेक्टिव एक कांस्टेंट है, तो इसको नई ग्रेविटी मान लो। अब भूल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ था, और नई ग्रेविटी मान के आप इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिल्कुल सही आएंगे। तो इसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक बॉल है जिसपे मतलब एक थ्रेड से कनेक्टेड है, मास m है, चार्ज q है, लेंथ l है, ग्रेविटी नीचे थी, अभी वेलोसिटी 0 है। नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E0I is switched on. Fine. Theta at equilibrium, maximum theta deflected, maximum speed, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि इस पे हमने माना एक QE फोर्स है, एक फोर्स mg है, एक फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउन है, ये एक फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ऐसे मूव नहीं करना है, इसको तो ऐसे सर्कुलर में मूव करना है, क्योंकि थ्रेड भी है। तो ये सर्कुलर में ऐसे मूव करता तो ये टेंशन T, इसकी मोशन तो कुछ ऐसी होगी, और किसी भी समय इस पे वेलोसिटी v है, मान लिया ये एंगल थीटा है। लेकिन देखिए इस पे QE अब भी इधर है, mg अब भी नीचे है, तो यहां से यहां के दौरान मैंने माना अगर इसकी वेलोसिटी v आ गई, अभी वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो मैं यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तीनों का सम 0, सॉरी तीनों का सम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टेंशन का वर्क डन मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, 0 परपेंडिकुलर है। ग्रेविटी का वर्क डन
mg वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने ये किया, तो नेगेटिव, सॉरी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का टर्म है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लेते हैं। QE दाएं तरफ है, हमेशा कांस्टेंट है, तो QE के पैरेलल जो डिस्प्लेसमेंट है QE इंटू L का साइन थीटा, QE L साइन थीटा। ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव, mg इंटू हाइट कितनी बढ़ गया ये, L माइनस L कॉस थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv फाइनल स्क्वायर, इनिशियल 0। रेस्ट से चालू किया था, तो किसी भी समय हमें वेलोसिटी मिल गई कितनी, अंडर रूट टू QE बाय m साइन थीटा माइनस G1 माइनस कॉस थीटा इंटू L अंडर रूट। तो ये 2 इधर लिया, m मैंने डिवाइड किया, m से m कट गया, G1 माइनस कॉस थीटा, L कॉमन ले लिया, ये कुछ इस तरह की वेलोसिटी आ गई। ये किसी भी थीटा के लिए वेलोसिटी है, लेकिन हमसे पूछा है थीटा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैक्सिमम थीटा डिफ्लेक्टेड। तो पहले मैं सेकंड निकाल लेता हूं, मैक्सिमम थीटा डिफ्लेक्टेड। जब थीटा मैक्सिमम होगा गारंटीड उस समय वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम एंगल पे ये रुक चुका होगा, तब तक ही तो जाता जाएगा जब तक रुक नहीं जाता। और वेलोसिटी को 0 करें, वेलोसिटी को 0 करते, v फाइनल को 0 करते, तो ये बनता QE बाय m साइन थीटा इज इक्वल टू G1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अबाउट 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये tan थीटा बाय 2 मिल गया। तो थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स QE बाय mg, ये आ गया। अब मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी, तो एक तो तरीका है थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर सकते थे, कि थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, जहां मैक्सिमम मिनिमा आएगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। या आप ये भी सोच सकते थे इक्विलिब्रियम पे ही मैक्सिमम स्पीड होगी। क्यों? इक्विलिब्रियम वो केस है जहां एक्सीलरेशन 0 और वेलोसिटी का मैक्सिमा, मतलब dv बाय डी थीटा या dt जो भी है 0 करते, मतलब इसका डेरिवेटिव 0 करते, मतलब एक्सीलरेशन 0 होता, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कि ऑक्सीलेशंस में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सीलरेशन 0 होता है, फोर्स 0 होता है। तो इक्विलिब्रियम में बिल्कुल मत सोचिएगा इक्विलिब्रियम मतलब स्टेशनरी पॉइंट है। इक्विलिब्रियम वो होता है जहां फोर्सेस या टॉर्क 0 हो जाए। रियलिटी ये है कि यहां हम फोर्स 0 नहीं बात कर रहे हैं, हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंगुलर मोशन है। तो अब मैं निकालूं कि टॉर्क किस पॉइंट पे 0 है। तो टॉर्क 0 करूं तो यहां पे देखिएगा QE का टॉर्क इस तरफ है, mg इस तरफ है, ये एंगल थीटा है, तो इसके अबाउट mg का टॉर्क, mg का टर्निंग इफेक्ट, mg इंटू L साइन थीटा इस तरफ, QE का टर्निंग इफेक्ट QE इंटू L कॉस थीटा इस तरफ। सोच पा रहे हो? इसके अबाउट mg का टर्निंग इफेक्ट इधर, QE का टर्निंग इफेक्ट इधर, दोनों काट दिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। तो पहले का आंसर आया tan इनवर्स QE बाय mg। तो बस थर्ड पार्ट और सॉल्व करना है, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कुछ और नहीं, ये जो tan थीटा की वैल्यू आई थी और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था उसमें हमें ये छाप देनी है tan थीटा की वैल्यू। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कुछ गंदा सा जो कि मैंने मिटा दिया उसमें निकाला था। तो tan थीटा अगर QE बाय mg है तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, होल स्क्वायर अंडर रूट छाप देना। चलिए, तो एक तो तरीका ये था।
लेकिन जरा देखिए इस तरीके में कुछ खास हिंट ये भी नहीं मिल रही है कि ये आधा आया, ये इत्तेफाक है कि आ नहीं था, मैक्सिमम स्पीड भी हम मैथमेटिकली करे जा रहे हैं, फील व्हील कुछ खास नहीं आ रहा है। अब हम इसमें फील लाने की कोशिश करते हैं। तो बस आप ये समझिए कि मान लीजिए ये हमारा mg था, ये हमारा qe था, तो दो ग्रेविटी थी, एक g एक qe बाय m, ये हमारा थीटा नॉट। तो ये हमारी g इफेक्टिव है, और ये फील करिए ये हमेशा कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है, तो g इफेक्टिव हमेशा कांस्टेंट है। मींस ये क्वेश्चन क्या हो गया कि जो भी g इफेक्टिव है ग्रेविटी इधर है ऐसी, और एक पेंडुलम को मैंने यहां से रिलीज कर दिया। अब जरा सोचिएगा इस पेंडुलम को यहां से रिलीज करते, यहां से छोड़ देते तो होता क्या? ये ऑक्सीलेट करना चालू करता ना। यहां से छोड़ते तो चूंकि ग्रेविटी यहां है तो यहां आएगा, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उतने ही एंगल पे जब इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। सोचो, तो सीधे समझ में आ गया कि जितना इससे इक्विलिब्रियम के लिए आएगा उतना ही इससे अगले एक्सट्रीम पोजीशन पे। और सही बात है, नॉर्मल पेंडुलम ही तो हो गया कि नॉर्मल पेंडुलम में जैसे ये नॉर्मल पेंडुलम है, ये इधर ये ऐसे ऑक्सीलेट करता है, तो जितने थीटा से ले जाएंगे यहां जाएगा उतने ही थीटा पे उधर पहुंचेगा। तो ये जो ऑक्सीलेशंस होते हैं, ये तो हवा में ही उड़ गया वैसे। तो नॉर्मल पेंडुलम का केस जो होता है ये कि वेलोसिटी 0 से ले गए, ये थीटा है, ये यहां वेलोसिटी 0 होगी, उतना ही थीटा बनेगा, यहां मैक्सिमम स्पीड होगी, और ये मैक्सिमम स्पीड √2g h ये वाली लेंथ यही होती। तो अब हमें सबके आंसर मिल गए। देखिए पहला थीटा, ये थीटा नॉट है, तो एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब g इफेक्टिव का एंगल g इफेक्टिव मेक्स विथ वर्टिकल, यही तो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये यहां रुक जाएगा। तो थीटा आया tan इनवर्स QE बाय mg, यही आंसर था। दूसरे का आंसर जरा देखें, मैक्सिमम स्पीड आती √2g इफेक्टिव h, लेकिन h क्या है? 2g इफेक्टिव h है L1 माइनस कॉस थीटा नॉट। L क्या है? ये हाइट है, ये हाइट कितनी है? L में से L कॉस थीटा घटा दो, ये जैसे कि यहां L माइनस L कॉस थीटा। और G इफेक्टिव कितना था? G इफेक्टिव की वैल्यू थी हमारी 2QE स्क्वायर QE बाय m होल स्क्वायर प्लस G स्क्वायर का अंडर रूट इंटू L 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। कॉस थीटा नॉट tan इनवर्स से हम लिख सकते हैं तो mg अपॉन mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। आंसर गंदा है तो कौन सा पिछले वाले में अच्छा आंसर आया था? ये आंसर है, लेकिन एटलीस्ट इसमें समझ में आ रहा है √2gh लगाए सीधे। और तीसरा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, थीटा मैक्स 2 थीटा नॉट है, क्योंकि जितना एंगल पीछे था उतना ही आगे, जितना इससे पीछे उतना ही आगे। ठीक, तो चूंकि इस क्वेश्चन में फील नहीं आता है उतना अच्छा, तो मैं आपको एक सिमुलेशन इसी का दिखा रहा हूं, सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से विजुलाइज हो जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो देखिए इस सिमुलेशन में, यहां जो सिमुलेशन दिख रहा है, एक पेंडुलम है, ग्रेविटी नीचे है, पेंडुलम पे चार्ज है, ठीक है, और अब मैंने ग्रेविटी नीचे रखी है और इसको एक स्लाइट एंगल पे डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ रहा हूं। तो एज एक्सपेक्टेड ये वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, और ऑक्सीलेट करना भी था इसको, क्योंकि अकेली ही ग्रेविटी है, अकेले चार्ज होने से कुछ नहीं होता, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए जो इस पर फोर्स लगा सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी है नहीं, तो नॉर्मली वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट ये ऑक्सीलेशन कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि QE
और एम जी आपस में बराबर हो, क्यू ई बाय एम जी के बराबर हो, इसका मतलब क्यू ई और एम जी बराबर है, तो जो टेन थीटा हमने सॉल्व किया था, या जो जी फैक्टर में एक जी इधर आएगा, एक जी इधर आएगा, और ये कितना है क्यू ई बाय एम, और ये अगर जी के ही बराबर आया तो जी फैक्टर कितना बनेगा, जी रूट 2, और किस एंगल पे, 45 पे। इसका मतलब जी फैक्टर हमारा इस तरफ, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करके मैं जो ही सिमुलेशन रन करूंगा, अब आप यहां गौर से देखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीलेशंस दिखे, और ऑक्सीलेशन क्या दिखे कि ये वर्टिकल से 90 डिग्री तक जा रहा है, 45 तक नहीं जा रहा है, वर्टिकल से 90 तक गया, वापस आया, क्योंकि यहां से 45 पे इक्विलिब्रियम आता, लेकिन अब तक वेलोसिटी ले चुका है, इसीलिए ये डबल एंगल तक मूव करा, और ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब ये ठीक वही है कि अगर मैं g की वैल्यू g रूट 2 रख दूं और इसकी मोशन देखूं तो बिल्कुल ऐसी ही आएगी। लेकिन फिलहाल आप यहां फोर्सेस देखिए, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में जो वेक्टर दिख रहे हैं mg और qe, दोनों हमेशा बराबर है, हर इंस्टेंट पे बराबर है, हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट हर इंस्टेंट पे mg रूट 2 इधर लग रहा है। तो ये एक तरह से यूनिफॉर्म ग्रेविटी का केस है। और मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे आ रही है देख लो, 45 डिग्री पे। इवन हम वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे हम निकाल सकते थे, क्योंकि अब तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन यही तो हो गया कि आप कहीं यहां से रिलीज कर रहे हो, ये ऐसे मूव कर रहा है, जी आपका इधर है, जी इफेक्टिव, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें अगर डैंपिंग होगी तो धीमे धीमे क्या होगा, ये अपना एम्पलीट्यूड लूज कर रहा है। देखिए डैंपिंग मैंने ऑन कर दी, मतलब ये एनर्जी लॉस कर रहा है, ड्रैग होगा जो भी माने, और लॉस करते 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 ये इक्विलिब्रियम की तरफ टेंड कर रहा है। और इक्विलिब्रियम कहां आ रहा है, देखिए एंगल 45 डिग्री ही है, मतलब यही इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। मतलब अगर इसके पास ऑक्सीलेशन एनर्जी नहीं होती तो यहीं रुका रहता, और ये रुक भी गया। अब मैं इसको यहां से थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, ये थीटा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो देखिए क्या हुआ, ये ऑक्सीलेट करने लग गया उसके अबाउट, और ये ऑक्सीलेट करने लग गया। मतलब ये क्वेश्चन सिंपली ऐसा हो गया, मानो ये ग्रेविटी थी, थीटा देके ऑक्सीलेट करते तो टाइम पीरियड कितना आता, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब टाइम पीरियड कितना आएगा, थीटा देके ऑक्सीलेट करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, और जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कुछ और नहीं जी रूट 2 लिखा है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी रूट 2। और ये पेंडुलम की तरह स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए साइनसोइडल मोशन करेगा, बशर्ते मैं डैंपिंग ऑफ रखूं तो।